मंच पर विराजमान पंजाब के गवर्नर श्रीमान वीपी सिंह जी, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रकाश सिंह जी बादल साहब, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्र में ऊर्जा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, मंत्री श्री हरिभाई चौधरी, मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह, पंजाब की धरती के ही संतान और पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी श्रीमान विजय सांपला जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुखबीर जी, पंजाब सरकार के मंत्री श्रीमान मित्तल जी, कोयल बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान राधाकृष्णन जी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वीके सक्सेना जी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्रीमान आदिल जी, डीकी के अध्यक्ष श्रीमान मिलिंद कामले जी और देश के कोने कोने से आए हुए लघु उद्योग जगत के, माइक्रो इंडस्ट्रीज के सभी उद्योगकार भाइयों और बहनों, सामान्य तौर से ये कहा जाता था कि दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली बहुत दूर है, और होता भी ऐसा ही था। इतना बड़ा विशाल देश, लेकिन हर छोटे मोटे काम दिल्ली में ही हुआ करते थे। हमने उस परंपरा को जरा बदल दिया और हमारी कोशिश है कि दिल्ली के बाद भी, दिल्ली के बाहर भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, इसको हमने स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए अब दिल्ली दूरस्थ नहीं, दिल्ली समीपस्थ, दिल्ली पास है, ये एहसास है। पिछले दिनों भारत सरकार ने जितनी नई नई योजनाओं को लागू किया, सभी योजनाएं हिंदुस्तान के अलग अलग केंद्र में की गई। कभी कलकत्ता में, तो कभी रांची में, तो कभी रायपुर में, तो कभी भुवनेश्वर, तो कभी चेन्नई, कभी सोनीपत हरियाणा। हर एक राज्य का अपना एक महात्म्य होता है, अपनी एक शक्ति होती है। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि लुधियाना में लघु उद्योग क्षेत्र का एक लघु भारत आज मेरे सामने है। हिंदुस्तान के हर कोने से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहां मौजूद हैं, और मेरा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी उद्योगकारों को सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला। वैसे आज जिनको सम्मान होना है
ये संख्या करीब करीब 250 की है, क्योंकि कई वर्षों से ये पुरानी सरकारों ने भी काफी काम मेरे लिए बाकी रखे हुए हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती उन सभी 250 250 विजेताओं को मैं स्वयं उनसे मिल पाता, उनको सम्मानित करता। उनको मिलने मात्र से उनकी थोड़ी ऊर्जा का लाभ मुझे भी मिल जाता, जो देश के काम आता। लेकिन समय की सीमाएं रहती हैं, और अगर ये 250 लोगों को देने का सिलसिला चलता तो यहां आधे लोग चले जाते। तो योजकों ने बताया कि हो सकेगा तो हर राज्य से एक एक को प्रतिनिधि के रूप में आपके द्वारा ही किया जाएगा। बाद में मंत्रिपरिषद के लोगों के द्वारा हर किसी को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से आप सबको आपकी सफल यात्रा के लिए, आपकी भावी मंजिल को प्राप्त करने के सपनों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, भारत के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को बल देना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ताकत देना, ग्लोबल मार्केट को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना, इस सुरेख सोच के साथ भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार से आज विश्व की तेज गति से आगे बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, आज बड़ी इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसमें हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। दो वर्ष अकाल होने के बावजूद भी हमारा किसान परेशान था। कृषि उत्पादन में बड़ी जबरदस्त गिरावट आई थी। उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, खासकर सूक्ष्म और लघु उद्योगों ने एक कमाल करके दिखाई और भारत के विकास दर को न सिर्फ नीचे आने नहीं दिया, इतना ही नहीं, उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान किया। और उसका परिणाम यह है कि वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधि जब पूरा विश्व 2008 की स्थिति में आ गया है, स्लो डाउन है, एक अकेला हिंदुस्तान है जो दुनिया की इकोनॉमी को भी बल दे रहा है। और उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज यहां 3 और प्रकल्प का भी मुझे अवसर मिला। सबसे पहले पंजाब के गांव की माताएं बहनें टोकन स्वरूप 500 माताओं बहनों को चरखा देने का मुझे आज अवसर मिला है। और इन दिनों जो खादी पर हम बल दे रहे हैं, सूत के काम पर दाम बढ़ा रहे हैं, इन सब का नतीजा ये है कि जिस परिवार में एक चरखा है, करीब करीब वो माताएं बहनें
मैं सब माताओं बहनों से बात कर रहा था, औसत 150 रुपया से ज्यादा पर डे उनकी कमाई हो रही है। एक प्रकार से इस गृह उद्योग के माध्यम से, खादी के माध्यम से एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और महात्मा गांधी का जो सपना था अर्थव्यवस्था की इस नींव को भी मजबूत करने का, उसमें भी योगदान देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण काम खादी के द्वारा किया गया। मैं बाद में उनके स्टॉल पर गया था। आपसे भी मेरा आग्रह है, जरा देखिए, पहले जो हम सोचते थे वो जमाना बदल चुका है। आज खादी की क्वालिटी देखिए, खादी का पैकेजिंग देखिए, खादी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कॉम्पीट करे उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। और एक बात सही है कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो खादी का अपना एक महत्व था। उस समय का मंत्र था खादी फॉर नेशन। अब देश आजाद है, हमें आर्थिक क्रांति की ओर जाना है, और इसलिए आज का मंत्र है खादी फॉर फैशन। आजादी के पहले जो खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन। अगर इसको हम बढ़ावा देते हैं तो वो भी गांव, गरीब, सामान्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने की एक ताकत रखता है। और मैं लोगों से हमेशा आग्रह करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप खादीधारी बने, नीचे से ऊपर तक हर चीज खादी की होता, मेरा आग्रह नहीं है। लेकिन आपके घर में 50 प्रकार के फैब्रिक होते हैं, तो कुछ खादी के भी तो फैब्रिक की आइटम होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के हर परिवार में कुछ न कुछ खादी का होगा, और दिवाली के समय अगर हम कुछ न कुछ खादी खरीदते हैं तो गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है। तो आज मुझे उन सभी परिवारों की माताओं बहनों के आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। आज एक और महत्वपूर्ण काम ये पंजाब की धरती से हो रहा है, और जब मैं पंजाब की धरती से कह रहा हूं तब उसका अपना एक महत्व भी है। इस समय हम जब गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं जयंती मना रहे हैं, और जब मैं पंजाब की धरती पर आज आया हूं तब गुरु गोविंद सिंह जी का पुण्य स्मरण करते हुए उन्होंने एक बात जो कही थी उसका उल्लेख करना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, मानस की जात सबई एक पहचान वो। मनुष्य की एक ही जात है, उसमें न ऊंच होता है, न नीच होता है, न स्पृश्य होता है, न स्पृश्य होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस कालखंड में जात पात, छूत अछूत, इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन हम जानते हैं कि समाज में हमारी विकृतियां आज भी हमारे दलित भाइयों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, माथा शर्म से झुक जाता है। आजादी के 70 साल के बाद अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमने हमारी दिशा की धार और तेज करनी पड़ेगी। हमारे कार्य के व्याप को बदलना पड़ेगा, विस्तृत करना पड़ेगा। आदिवासी हो, दलित हो, जितने एस्पिरेशन हिंदुस्तान के अन्य नौजवानों में हैं, उससे भी बढ़कर एस्पिरेशन आज मेरे दलित भाइयों बहनों
और मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के अंदर है। अगर उनको अवसर मिले तो भारत का भाग्य बदलने में वे भी हमसे पीछे रहने वालों में से नहीं है। वो और ज्यादा योगदान कर सकते हैं। हमारे देश में हमारे मिलिंद जी दलित समाज से हैं, स्वयं उद्योगकार हैं। उन्होंने पूरे देश में एक संगठन खड़ा किया है, दलित समाज के एंटरप्रेन्योर्स का दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स उन्होंने शुरू किया है। मुझे एक बार उनके समारोह में जाने का अवसर मिला। हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर जो 500 करोड़ से ज्यादा कारोबार करते हैं, 1000 से ज्यादा बड़ी संख्या में उसके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। वहां मुझे कुछ माताएं बहनें मिली जो दलित परिवार से थी, एंटरप्रेन्योर थी। उन्होंने कहा हमारी महिलाओं का संगठन में भी 300 से ज्यादा दलित एंटरप्रेन्योर महिलाओं का भी एक संगठन खड़ा हुआ है और वो 100 करोड़ से ज्यादा कारोबार करती है। जब मैं उनसे मिला तब मेरे मन में आया था कि इसको हमें एक और ताकत देनी चाहिए और ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और इसीलिए आज यहां पर जो हमने पिछले बजट में घोषित किया था, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एंटरप्रेन्योर के लिए एक हब के निर्माण का आज लुधियाना की धरती पर पूरे देश के लिए इस योजना का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। इससे जो दलित मेरे भाई बहन हैं, जो आदिवासी मेरे भाई बहन हैं, जो नौकरी पाने के लिए कतार में खड़ा रहना नहीं चाहते, वे ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं खुद भी किसी को नौकरी देने की ताकत पैदा करे। ये जिनका मिजाज है, सपना है, उनके लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूं। बैंकों से कहा है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इस कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान में 1.25 लाख बैंकों के ब्रांचेज है, नेशनलाइज बैंक से। मैं और बैंकों की बात नहीं करता, कोऑपरेटिव वगैरह अलग। हर बैंक की ब्रांच एक महिला को, एक शेड्यूल कास्ट को, एक शेड्यूल ट्राइब को 1 करोड़ रुपए तक की बैंक में से राशि दें और उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए मदद करें। देखते ही देखते 1.25 लाख ब्रांच 4.25 लाख ऐसे नए उद्योगकारों को जन्म दे सकती है। कितना बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया जा सकता है। हमारे दलित भाई बहन जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, भारत सरकार जिन चीजों को प्रोक्योर करती है, हमने राज्य सरकारों को भी अनुरोध किया है कि जो हमारे दलित और आदिवासी एंटरप्रेन्योर हैं, वे जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 4% उनके यहां से लिया जाए ताकि उनको स्वाभाविक एक मार्केट मिले और उनका हौसला बुलंद हो। समाज के उन वर्गों को आर्थिक गतिविधि के केंद्र में लाना है ताकि देश को एक नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई नई शक्तियों का स्रोत हमें मिलता रहे। उस दिशा में काम करने का एक प्रयास इसके साथ चला है। आज यहां एक और प्रकल्प का भी प्रारंभ हुआ है, ZED, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि अब सामान्य व्यक्ति, खरीदार भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है।
पहले हम भारत के ही मार्केट को देखते थे और सोचते थे ये चीजें हैं वो शहरी इलाकों में जरा पढ़े लिखे लोगों के बीच में बिक जाएगी, ये थोड़ी जरा फिनिशिंग ठीक नहीं है, ऐसा करेंगे उसको टायर 2 टायर 3 गांव शहरों में बेचेंगे और ये जरा और मामूली दिखती है उसको जरा गांव में जाएंगे तो बिक जाएगी। ज्यादातर हम लोगों की सोच भारत के ही मार्केट को ध्यान में रख करके, और आखिर के इतना बड़ा देश है तो कोई प्रोडक्ट पड़ी तो रहती नहीं है, कोई गारमेंट बनाएगा टॉप क्वालिटी का होगा तो बड़े शहर में जाएगा और थोड़ी हल्की क्वालिटी का बन गया तो चलो भाई गांव के बाजार में रख देंगे, चला जाएगा। अब वो वक्त नहीं है, सोच बदल रही है। लेकिन उससे बड़ी बात है, क्या हिंदुस्तान का लघु उद्योगकार, क्या हिंदुस्तान का सूक्ष्म उद्योगकार ये सिर्फ भारत के मार्केट को ध्यान में रखते ही अपना कारोबार चलाएगा क्या? अगर देश की उत्तम सेवा करनी है तो हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए कि हम क्वालिटी कंट्रोल में ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपनाएंगे और दुनिया के मार्केट में हम अपना पैर जमाने के लिए भारत की पहचान बनाने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान तबाह हो गया था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था जापान खड़ा हो जाएगा, लेकिन उनके छोटे छोटे लघु उद्योगों ने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कदम उठाए। और हम लोगों को मालूम है, हम बाजार में कभी आज से 15-20 साल पहले कोई चीज खरीदने जाते थे और अगर उस पर लिखा है मेड इन जापान तो हम कभी पूछते नहीं थे किस कंपनी ने बनाया, दाम पूछते थे, लेकर के चल देते थे, क्योंकि भरोसा होता था कि एक क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं होगा। क्या हिंदुस्तान की पहचान नहीं बन सकती? दुनिया के किसी भी बाजार में जैसे ही वो पड़े मेक इन इंडिया, वो आंख बंद करके सोचेगा ये योग्य होगा, अच्छा होगा, किफायत भाव से बना होगा और वो लेने को तैयार हो जाए। ये ड्रीम लेकर के हमें चलना है और इस ड्रीम को पूरा करना है तो जीरो डिफेक्ट, ये उसकी पहली शर्त होती है। और कभी छोटी सी भी कमी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर एक नाविक नाव लेकर के जाना है उसको दरिया में, समंदर में, तो अपनी नाव को बराबर देखता है, छोटा सा भी छेद कहीं है नहीं ना, वो पक्का देखता है। कोई ये कहेगा इतनी बड़ी नाव है, एक कोने में छोटा छेद क्या है, चिंता मत करो, चल पड़ो, नहीं जाता है। उसे मालूम है एक छोटा सा छेद भी उसको कभी वापस आने की में मदद नहीं करेगी, जिंदगी वहीं पूरी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले के दिमाग में यह उदाहरण रहना चाहिए कि जीरो डिफेक्ट होगा तब जाकर के मैं दुनिया के अंदर अपनी ताकत पहुंचा पाऊंगा। और इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल और उसी से ब्रांडिंग पैदा होता है और ग्लोबल मार्केट हमारा इंतजार कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम तो एक छोटे से व्यक्ति हैं, एक छोटा सा मशीन है, 3 कामदार है, 5 कामदार है, 10 कामदार है, हम क्या दुनिया देखेंगे। ऐसा मत सोचिए। आज दुनिया में स्पेस के क्षेत्र में, सैटेलाइट की दुनिया में, दुनिया भारत का लोहा मानती है। हमने मार्स मिशन किया, हम मंगलयान में सफल हुए और दुनिया में भारत पहला देश है जो पहले ही ट्रायल में मंगलयान में सफल हुआ। और हमारे
नौजवानों की बुद्धि ताकत देखिए, कितने खर्चे में हुआ। लुधियाना में अगर आपको ऑटो रिक्शा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो शायद 1 किलोमीटर का 8-10 रुपया लग जाता होगा। हम मंगलायन किया, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपया खर्चा आया। इतना ही नहीं, अमेरिका में हॉलीवुड की जो फिल्म बनती है, हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, टेक्नीशियनों ने मार्स मिशन का खर्चे कम खर्चे में पूरा किया। इतनी बड़ी सफलता, उसका अगर इतिहास देखेगा तो ध्यान में आएगा। आज जो दुनिया में स्पेस में हमारा नाम है, कभी ये स्पेस की दुनिया का कारोबार कहां होता था? बंगलुरु की और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे लोगों के मोटर गैराज के जो खाली जगह पड़ी रहती थी, उसमें 2-4 लोग मिलकर के इस काम करते थे। और कभी आपने प्रारंभिक दिनों की एक फोटो देखी होगी तो 2 लोग साइकिल पर ये सैटेलाइट का एक पार्ट साइकिल पर बांध करके टो करके ले जा रहे हैं ताकि आसमान में जाना है। कोई कल्पना कर सकता है उस दिन जिसने देखा होगा कि साइकिल पे सैटेलाइट का पार्ट ले जाने वाला देश आज दुनिया के अंदर अपना लोहा बनवा लेता है। लघु उद्योगकारों के लिए ये उनके मन में सपना रहना चाहिए कि भले आज हमारा प्रोडक्ट छोटा होगा, मामूली लगता होगा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने का इनबिल्ट ताकत पड़ी हुई है। ये इसका एहसास करके अगर हम काम करते हैं तो हम उस ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं और उन सपनों को लेकर के चलना चाहिए। जमाना बदल चुका है। जितना महत्व प्रोडक्ट का है, कभी कभी लगता है उससे ज्यादा महत्व पैकेजिंग का हो गया है। कभी कभी हमारा माल बहुत बढ़िया होता है, लेकिन पैकेजिंग में हमारी कंजूसी के कारण हम मर जाते हैं। जब पंडित नेहरू जी की सरकार थी तो आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए एक कमीशन बैठा था और उस कमीशन का काम था कि आयुर्वेद हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो खत्म होती जा रही है, फिर से उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, उसको पॉपुलर कैसे किया जाए। तो एक हाथी कमीशन बैठा था, जयसुखलाल हाथी करके थे, उन्होंने उसका रिपोर्ट दिया था। वो रिपोर्ट बड़ा पढ़ने जैसा है। उस रिपोर्ट के पहले पेज पर बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आयुर्वेद को अगर बढ़ावा देना है तो सबसे पहले उसके पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। ये कागज की पुड़िया में जो आयुर्वेद देते हैं, दुनिया में चलने वाला नहीं है। उसका पैकेजिंग बदलना चाहिए, आयुर्वेद अपने आप दवाइयां बिकने लगेगी। पहला सुझाव था उनका। और मैं 60s की बात कर रहा हूं। आज तो हम जानते हैं कि पैकेजिंग का कितना महत्व बड़ा है। हमने भी हमारी प्रोडक्ट के साथ पैकेजिंग को भी उतना ही महत्व देना होगा। और जैसा देश, अगर हम जो देश अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अगर वहां हम हमारी प्रोडक्ट हमारे पैकेजिंग पर अंग्रेजी में लिख करके भेजेंगे तो कहां बिकने वाला है? आपको उसकी भाषा में पैकेजिंग बनवाना पड़ेगा। और इसलिए हर चीज में 0 डिफेक्ट। इन दिनों इस जेड योजना के तहत एक बड़ी कंपटीशन की कल्पना है। ब्रॉन्ज से लेकर के प्लेटिनम तक 5 अलग अलग लेयर के इनाम दिए जाएंगे और बड़े हैंडसम प्राइज दिए जाएंगे। कोई सीधा प्लेटिनम नहीं पा सकेगा। पहले उसको नीचे के लेयर से 5 लेयर करते 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 उसको आगे बढ़ना होगा और उसको
विशेष मान्यता मिलेगी। उस मान्यता के तहत दुनिया के बाजार में उसकी एक साख बनेगी। हमारी कोशिश है और मेरा उद्योगकारों को निमंत्रण है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मूवमेंट में कम से कम 10 लाख उद्योग उस कंपटीशन में आए आगे। 50 पैरामीटर तय किए हैं, उस 50 पैरामीटर के लिए अपने आप को सज्ज करें। कुछ कमियां हैं तो ठीक करें। आप देखिए ग्लोबल मार्केट के लिए हमारी प्रोडक्ट जगह बनाना शुरू कर देगी। और भारत सरकार का ये प्रयास, ये सर्टिफिकेशन जो है वो दुनिया में काम आने वाला है। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव आज यहां किया गया है। जीरो इफेक्ट की बात जब मैं कर रहा हूं तब दुनिया के देश, उनकी भी अपनी अपनी एक रणनीति रहती है। अगर आपका माल दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है तो कभी एक आध आवाज उठ जाएगी किसी एनजीओ के द्वारा दुनिया में से कि भाई हिंदुस्तान से फलानी चीज आती है लेकिन वो तो एनवायरनमेंट को नुकसान करके के मैन्युफैक्चर होता है, तो हम उस चीज का बहिष्कार कर देंगे। इतनी आवाज किसी ने उठा दी, आपका माल उस दुनिया देश में जाना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए 5 साल, 7 साल, 10 साल के भीतर भीतर ऐसे कुछ लोग पैदा हो जाएंगे जो भारत की चीजों को अपने देश में प्रवेश करने के रोकने के लिए एनवायरमेंट नाम के चीजों को जोड़ देंगे। हम अभी से तैयारी करें कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग से एनवायरमेंट को जीरो इफेक्ट होगा, जीरो नेगेटिव इफेक्ट होगा। उस पर हम बल दें और डंके की चोट पर दुनिया को हम कहें कि हम वो चीज लेकर के विश्व में लाएं जो मानव जात के भाग्य को भी सुरक्षित रखती है, भविष्य को भी सुरक्षित रखती है और आपकी आवश्यकताओं की भी उत्तम से उत्तम पूर्ति कर सकती है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को हम देंगे और इसलिए जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट इस मंत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका फायदा उठाएं। पहले भारत सरकार इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट देती थी, अवार्ड देती थी, तो आप अपनी चैम्बर में लटकाते थे, कोई आए तो उसको दिखाते थे। लेकिन अब हम इसकी प्रतिष्ठा को और अधिक व्यापक बनाना चाहते हैं। भारत सरकार विधिवत रूप से आपको इस बात की अनुमति देती है कि आपको ये जो अवार्ड मिले हैं, आपको जो उसका एक लोगो मिला है, वे अब आपकी फैक्ट्री में जो लेबरर्स हैं उनके यूनिफॉर्म पर लगा सकते हैं। आप अगर अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो ये लोगों का उपयोग कर सकते हैं कि ये आपकी मालिकी हो गई। अब इसके कारण आप उसके साथ गौरव अनुभव करेंगे। पहले इन सारे बंधन थे, आप इसका उपयोग नहीं कर पाते थे। हमने इसको रिलैक्स करना तय कर लिया है ताकि इसका आप भली भांति उपयोग कर सके और उसके कारण आपका जो लेबरर होगा, जब उसके सिरे पर वो लगा होगा तो वो गर्व है, मैं उस कंपनी में काम करता हूं जो अवार्ड विनर कंपनी है और देश की विकास की यात्रा में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनी का मैं मुलाजिम हूं। वो भी एक शान का अनुभव करेगा। तो उस दिशा में भी काम करने के दिशा में हमने सोचा है। अनेक ऐसे विषय हैं जैसे मैंने आपके सामने रखा, इन सारी योजनाओं का आज लुधियाना की धरती पर एक नई गति मिली है। मैं फिर एक बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा महत्व देता हूं। स्टार्टअप पे हमारा बल है। मुद्रा योजना के द्वारा बैंकों से बड़ी राशि मात्रा में छोटे छोटे कारोबारियों को पैसा देने का काम करेगा। आपको हैरानी होगी, योजना को शुरू हुए अभी 1.25 साल हुआ है। 1.5 साल में करीब करीब 3.5 पौने 4 करोड़ कारोबारियों को 2 लाख करोड़ रुपया बैंक से विदाउट गारंटी पैसे दे दिए गए। वे नए रोजगार को निर्माण करने की ताकत रखते हैं। और अच्छी बात यह है
कि ये जो करीब 4.25 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपया मिला है, उसमें ज्यादातर करीब 70% महिलाएं हैं, दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं। वे कुछ करना चाहते हैं, मुद्रा योजना के द्वारा उनको ये अवसर दिया गया है। आज आपने देखा होगा कि उद्योगकारों के साथ साथ हमने बैंक को भी सम्मानित किया, क्योंकि हम बैंकों को भी कंपटीशन में लाना चाहते हैं कि सूक्ष्म और लघु उद्योग को कौन तेजी से पैसे देता है, कौन ज्यादा पैसा देता है, कौन ज्यादा मदद करता है। ऐसी बैंकों को भी हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि बैंकों के बीच में भी लघु उद्योगकारों को पैसा देने के कंपटीशन पैदा हो, उनके अंदर एक स्पर्धा चले और ज्यादा से ज्यादा इन छोटे उद्योगकारों को आर्थिक कठिनाई ना आए, उसकी व्यवस्था खड़ी हो। तो ऐसे अनेक पहलू है, उन सभी पहलू को जोड़ करके भारत में छोटे छोटे उद्योगों का एक बड़ा जाल निर्माण हो। हमारी जो नई पीढ़ी है वे साहस करना चाहती है, इनोवेशन करना चाहती है। और ये बात सही है कि अब हम सोचे कि भाई मेरी एक प्रोडक्ट मेरे दादा के जमाने से चलती थी तो अब भी चल जाएगी, वो होने वाला नहीं है। हर पीढ़ी को इनोवेशन के साथ नई प्रोडक्ट लानी पड़ेगी। छोटा उद्योग होगा तो भी इनोवेशन करते ही रहना पड़ेगा। स्टार्टअप इनोवेशन को बल देता है, टैलेंट को अवसर देता है। स्टार्टअप में से लघु उद्योगों के लिए स्केल अप किया जाए, ऐसी अनेक नई चीजों के काम हो रहे हैं। इन दिनों जो स्वच्छता का अभियान चला है, स्वच्छता के अभियान में भी एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार संभवित है। अगर हम स्वच्छता को आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम ऐसे टूल्स बनाएं, ऐसे मशीन बनाएं। अब जैसे आपने यहां एक प्रदर्शनी देखी होगी, 5 लाख रुपए का एक छोटा सा मशीन बनाते हैं। 5 लाख रुपए में वो फलों का एसेंस मिला करके फ्रेग्रेंसी वाली चीजें मार्केट में ला सकते हैं। अब गरीब व्यक्ति भी और मंदिर वाले भी, मंदिर के बाहर एक मशीन लगा दिया तो मंदिर में जितने फूल चढ़ते हैं उसमें से बहुत बड़ी क्वालिटी का इत्र तैयार होकर के बाजार में बिका जा सकता है। कैसे ऐसे छोटे छोटे मशीन तैयार किए जाए, सहज रूप से काम आने वाले मशीन कैसे तैयार किए जाए। अगर हम इस प्रकार के इनोवेशन को बदलेंगे, स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, आप देखिए हम लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कलराज जी और उनकी पूरी टीम को, उनके सभी मंत्रियों को, उनके विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस तेज गति से गृह उद्योग से लेकर के लघु उद्योग तक सारा ये जो पूरा होलिस्टिक नेटवर्क है उसको बल देने का जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए विभाग के सारे सभी अभिनंदन अधिकारी हैं। मैं बादल साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि पंजाब सरकार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारी परिश्रम किया, इसको यशस्वी बनाया। और मैं बादल साहब ने मुझे भटिंडा के लिए याद कराया है। वैसे मुझे भटिंडा पहले जाना चाहिए था, लेकिन समय अभाव से मैं जा नहीं पाया हूं। करीब 1000 करोड़ रुपया से लागत से बहुत बड़ा एम्स का अस्पताल भटिंडा में बनाने की भारत सरकार की योजना है। लेकिन मैं वादा करता हूं बादल साहब, आप तो हमारे सबसे बड़े सीनियर हैं, आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश होती है। मैं जरूर भटिंडा आऊँगा, जो जितना हो सके उतना जल्दी आऊँगा और एम्स का जो कारोबार है उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूँ। पंजाब सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से बादल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।